अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम आरिफ जमाल है और ये मेरे साथ घटी आज से कम 40 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 20-21 साल थी। वो ज़माना आज के ज़माने से बहुत अलग था। सबसे अहम और पेचीदा मसला उस दौर का शादी का था, यानी कि शादी के मामले में लड़की वाले तो आराम से अपने घरों में सुकून से बैठते थे, जबकि लड़के वालों का हाल दौड़ते दौड़ते हाल से बेहाल हो जाता था। लड़के वालों के जूतों के तलवे खिस जाते रिश्ता ढूंढते ढूंढते। एक हफ्ता पहले हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे गांव की सड़क सिरे से पक्की बनने वाली है और इसका ठेका हो चुका है। फिर ठीक दूसरे हफ्ते सड़क बनाने वाला स्टाफ हमारे गांव पहुंच गया और सड़क का काम तेज़ी से शुरू हो गया। उनमें एक लड़का अशफाक था, जो ट्रैक्टर ड्राइवर था। वो दुबला पतला जिस्म का मालिक था, छोटी छोटी दाढ़ी और बड़ी बड़ी घुमावदार मूछें, और हाथ में हमेशा लोहे का कड़ा पहनता था। इत्तफाकी तौर पर वो मेरा गहरा दोस्त बन गया। वो रात को जब भी काम से फ्री होता, सोने के लिए हमारी बैठक में आ जाता। मैंने ख़ास तौर पर एक बेहतरीन चरपाई और बिस्तर उसके लिए लगा रखी थी। सुबह का नाश्ता भी वो मेरी बैठक में किया करता था। एक रात हमेशा की तरह हम दोनों कमरे में बैठकर गपशप लगा रहे थे कि अम्मी चाय लेकर आ गईं। मैं अपनी अम्मी का इकलौता बेटा था। मेरा कोई और भाई बहन नहीं था, इसलिए अपने अच्छे बुरे का मैं ही जिम्मेदार था। बातों बातों में मेरे रिश्ते की बात छिड़ गई। अम्मी कहने लगी कि अशफाक बेटा, मैं आरिफ के रिश्ते के लिए बहुत परेशान हूँ। सोचती हूँ कि क्या पता कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए अपने बेटे के माथे पर सेहरा देख लूँ, मगर कोई ढंग का रिश्ता मिल ही नहीं रहा। अम्मा जी, आप फिक्र मत करिए, हमारे गांव में आपकी ज़ात बिरादरी के बहुत से घर हैं। वो लोग आप ही की तरह हैं। मैं उनसे आरिफ भाई के रिश्ते की बात करूंगा। उम्मीद है वो लोग मना नहीं करेंगे। बस मैं अगले हफ्ते ही जा रहा हूं अपने घर। बहरहाल वो कुछ दिनों बाद अपने घर चला गया और उम्मीद के बिल्कुल उलट वो 3-4 दिन बाद ही लौट आया। रात को जब वो हमारे घर आया तो हमने उससे पूछा। वो बोला, मैंने लड़की के घर वालों से बात की है। लड़की सुघड़ और अच्छी शक्ल सूरत की मालिक है और काफ़ी खाते पीते लोग हैं। और मैंने लड़की वालों को आपके बारे में भी बताया है कि लड़का खूबसूरत और पढ़ा लिखा है और पैसे वाले लोग हैं, और वो लोग इस रिश्ते से राज़ी भी हो गए हैं और रिश्ते की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है। कौन सी शर्त? मैंने उसकी तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा। शर्त यह है कि उन्होंने कहा है कि लड़के को एक बार यहाँ लाकर बस दिखला दो, फिर जल्द ही शादी कर देंगे। वो बोला। मैंने जल्दी से कहा, चलते हैं, मैं भी बहाने से लड़की देख लूँगा। ठीक है, परसों हम सुबह सवेरे यहाँ से निकल चलेंगे, तुम तैयार रहना। इतना बोलकर वो चुप हो गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त वो मेरे पास आ गया और बोला, जमाल यार, मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए। एक बहुत ही अहम काम आन पड़ा है। कल जब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो घर वालों से लेकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। कैसी बातें करते हो यार, मेरे और तुम्हारे पैसे अलग अलग थोड़ी हैं। जब तुम्हारा जी चाहे लौटा देना, मैंने कहा। बहरहाल मैंने उसे 10,000 रुपये दे दिए। ये उस वक्त की बात है जब 10,000 रुपये को आज के दौर में 1 लाख जैसी रकम समझा जाता है। अगले दिन सुबह सवेरे हम निकल पड़े। जाते हुए मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और माथा चूम कर जाने की इजाज़त दी। हम गांव से तांगे में बैठकर शहर की तरफ चल पड़े। ढलते दिन के साथ हम एक स्टॉप पर उतर गए। ये एक छोटा सा स्टॉप था। यहाँ पर एक बस खड़ी थी। हम उस बस में बैठ गए।
बस एक टूटे फूटे पुराने रोड पर दौड़ने लगी। तकरीबन पौन घंटे बाद कंडक्टर ने एक स्टॉप का नाम लिया तो अशफाक ने इशारा किया। बस रुक गई और हम नीचे उतर गए। कंडक्टर ने दरवाजे पर हाथ मारा तो बस आगे रवाना हो गई। ये वीरान और सुनसान इलाका था। हर तरफ कांटे, झाड़ियाँ और घने पेड़ों का राज था। सामने बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा था। सूरज ढलने ही वाला था। यार अशफाक, यहाँ तो इंसान छोड़ो, कोई चिड़िया तक दिखाई नहीं दे रही। हम यहाँ पर क्यों उतर गए? मैंने इधर उधर देखते हुए उसकी तरफ देखा। जवाब में वो हल्का सा मुस्कुराया। ये पगडंडी जो जंगल की तरफ जा रही है ना, इस रास्ते पर चलकर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। इस जंगल के पार हमारा गांव है। उसने हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा किया। उसका जवाब सुनकर मैं चुप हो गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा और हम जंगल के करीब पहुंच गए। जंगल को इतने करीब से देखकर मुझ पर खौफ और वहशत छाने लगी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना डरावना और दहशतनाक जंगल देखा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे काली बलाओं की फ़ौज इस जंगल में रहती हो। मैं जैसे ही अंदर दाखिल होऊंगा वो मुझे पूरे का पूरा हड़प कर जाएंगी। मेरा तो दिल काम नहीं कर रहा था कि जंगल में दाखिल हो जाऊं, मगर अशफाक ऐसे आगे कदम बढ़ा रहा था जैसे यहाँ ही पैदा हुआ हो। न चाहते हुए मुझे भी उसके पीछे कदम उठाने पड़े। पगडंडी कुछ ऐसी थी जैसे पेड़ों को काट कर बनाई गई हो। जैसे जैसे हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जंगल उतना ही घना और भयानक होता जा रहा था। यहाँ तक कि इस कदर घना हो गया कि सूरज की रोशनी भी आना बंद हो गई थी। धूप की एक किरण भी अंदर नहीं आ रही थी। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि हम कितनी देर तक चलकर आगे निकल आए हैं। जंगल था कि शैतान की आंत की तरह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद दूर से हमें एक बड़ी सी इमारत नज़र आने लगी। तो अचानक अशफाक रुक गया और मुड़कर मुझसे बोला, वो देखो, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? हाँ, कोई बड़ा सा मकान नज़र आ रहा है। मैंने कहा, ये हमारे गांव के चौधरी साहब की हवेली है। मेरा ख्याल है कि रात हमें यहाँ गुजार लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा गांव अभी बहुत आगे है। अंधेरा फैल रहा है। आगे जाना हमारे लिए ठीक नहीं। सुबह होते ही यहाँ से घर चले जाएंगे। वो बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने जवाब दिया। फिर उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद हम हवेली के नज़दीक पहुँच गए। हवेली काफ़ी बड़ी और पुरानी थी। उसका जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। सारी की सारी हवेली देखने में काली हो रही थी, जैसे इंसानों का नहीं, भूतों का डेरा हो। उसका बड़ा सा लकड़ी का बाहरी दरवाज़ा बंद था। उसने खटखटाया तो साथ ही दरवाज़ा खुल गया और अशफाक मुझे लेकर दूसरे कमरे में चला गया। उसका दरवाज़ा जैसे ही खुला, एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू का भपका मेरी नाक से टकराया। अंदर जाकर देखा तो हैरान कर देने वाला मंजर था। 10-12 आदमी ज़मीन पर बैठे शराब पी रहे थे। उनमें से एक ने चेहरा उठाकर अजीब नज़रों से हमारी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अशफाक हुसैन, कैसे हो? उसकी आवाज़ नशे से लड़खड़ा रही थी। हम तो ठीक हैं चौधरी साहब, आपकी दुआओं से। और ये मेरा दोस्त है जमाल, मेरे साथ आया है हमारा शहर देखने के लिए। चौधरी ने सर से पैर तक टटोलती नज़रों से मुझे देखा और फिर अशफाक से बोला, इसको तू दूसरे कमरे में ले जा और खाने शाने का पूछ। अशफाक मुझे वहाँ से दूसरे कमरे में ले आया। कमरा काफ़ी बड़ा था, जहाँ पर एक चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था। जमाल, तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। अशफाक बोला। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी आना। न जाने मुझे क्यों बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ये हवेली और चौधरी कुछ अजीब से हैं। कोई आधे घंटे बाद कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। फिर एक अजनबी आदमी खाना लेकर आ गया। मैंने उससे अशफाक के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, तुम खाना खाओ,
वो अभी आ जाएगा। और ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। खाना खाए मुझे 1 घंटा हो चुका था, मगर न ही अशफाक आया और न कोई और आदमी। मैं उठा और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। बाहर काला अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। पेड़ों पर बहुत से परिंदे बोल रहे थे, जिनमें कौवे की आवाज़ सबसे ज़्यादा थी। जंगल के पेड़ भी किसी आने वाले तूफान की खामोशी की तरह खामोश खड़े थे। झाड़ियों में कीड़े मकोड़े बोल रहे थे। एकदम बाहर से फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई लंबे लंबे डग भरता हुआ इधर ही आ रहा हो। मैंने सोचा शायद अशफाक है, इसलिए मैं वापस चरपाई पर आकर बैठ गया। दरवाज़ा खुला तो लालटेन की पीली रोशनी अंदर पड़ी। वो एक ऊंचे कद का लंबी मूंछों वाला आदमी था, जिसने लालटेन उठा रखी थी। उसके साथ चौधरी भी था। लालटेन उसने दीवार पर लटका दी। ओए, ये खिड़की तुमने खोली है? चौधरी की नज़र खिड़की पर जाकर रुक गई और वो सख्त अंदाज में बोला, जी। मैंने हाँ में सर हिलाया। क्यों खोली है? वो खा जाने वाले सख्त अंदाज में बोला, ओ जी, वैसे ही सिर्फ बाहर देखने के लिए। मैंने कंधे उचकाए। उसने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया और फिर बोला, अब तुम्हें मौत तक यहाँ नज़ारे ही नज़ारे देखने पड़ेंगे। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब ये बच्चे कि हमें एक आदमी की सख्त ज़रूरत थी, जो हमारे लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया करे और हमारे लिए खाना बनाया करे, बर्तन और कपड़े धोने के अलावा बाकी सारे काम करे। इसलिए मैंने अशफाक से बात की, तो उसने हमसे 10,000 लिए और उसके बदले तुम्हें हमारे हवाले करके चला गया है। क्या? इसका मतलब कि अशफाक ने मुझसे धोखा किया और आप उसके गांव के चौधरी नहीं हैं? उसने एक बार फिर ठहाका लगाया। नहीं बच्चे, मैं किसी गांव का चौधरी नहीं हूँ और न ही यहाँ कोई आसपास गांव है। हम सब लोग इश्तिहारी डाकू, कातिल और लुटेरे हैं। जब भी कोई इस तरह का मुजरिम भागकर हमारे पास आता है तो हम उसको पनाह देते हैं। हम कानून को डाके, चोरी, कत्लगर्दी के क्राइम में वांटेड हैं और आज से तुम भी हम में शामिल हो गए हो। फिर 2 कदम आगे बढ़कर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और गरजदार आवाज़ में बोला, खबरदार, खबरदार, जो यहाँ से भागने की कोशिश की तो टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। और ये देख रहे हो ना? उसने रिवॉल्वर मेरे आगे लहराई। इसकी 6 की 6 गोलियां तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, समझा? बात करते हुए उसके मुंह का रंग रूप किसी भेड़िए की तरह फड़क रहा था। उसने मेरा गिरेबान छोड़ा और मूंछों को ताव देता हुआ लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। मैं परेशानी की हालत में सहम कर रह गया। अब सारा मामला मेरी समझ में आ चुका था। अशफाक कुछ 1000 रुपयों की खातिर दोस्ती जैसे रिश्ते को रौंद कर चला गया था। वो रात मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। वो मेरे बिना अकेली कैसे रहेंगी? उनका मेरे सिवा है ही कौन? वो तो मर जाएंगी अगर मैं वापस घर नहीं लौटा तो। सुबह मुंह अंधेरे ही वही आदमी जो रात को खाना लाया था कमरे में आ धमका। मुझे बिस्तर से उठाकर चौधरी के पास ले गया, जो शायद उन सब का सरदार था। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा था। कुल्हाड़ा मेरे हाथ में थमाकर बोला, चल बच्चे, आज से तेरा काम शुरू। पहले जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आ। चल ओए, तू भी इसके साथ जा और एक गधा भी ले जा। ये लकड़ियाँ काटेगा और तू उठा कर ले आना। और इस लड़के का ख्याल रखना, अगर भागने की कोशिश करे तो इसे वहीं ज़मीन में दफना देना। सरदार ने सख्त आवाज़ में कहा। मैंने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ी और जंगल में चला गया। अब ये मेरा रोज़ का रूटीन बन गया। सुबह मुंह अंधेरे उठकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता। वो आदमी साए की तरह गन लेकर मेरे साथ चिपका रहता। लकड़ियाँ काटने के अलावा मेरे ज़िम्मे और भी काम थे। उनके कपड़े धोना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह।
हमेशा की तरह एक दिन मैं लकड़ियां काटकर लकड़ियों को गधे पर लाद कर ला रहा था कि अचानक एक अजीबोगरीब मंजर देखकर मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। एक बड़ी सी झाड़ी के करीब एक बहुत ही काला कोबरा फन उठाए खड़ा था। उसके दाएं बाएं 2 लाल रंग के लंबे चौड़े सांप फन उठाए खड़े फुनकार रहे थे। लाल सांपों की फुनकार अब लगातार तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काले कोबरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हों। काले सांप ने फन मोड़कर दाएं बाएं वाले सांप की तरफ कहर बरसाती नजरों से देखा। फिर अचानक दाएं वाले सांप ने उस पर हमला कर दिया और वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। फिर दूसरे ने काले की दुम पर हमला कर दिया। मंजर काफी क्यूरोसिटी और हैरत से भरा था और मैं बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा। अब वो तीनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। अचानक एक ने काले की दुम पर अपने दांत गाड़ दिए और वो अपना बचाव करने के लिए पलटा ही था कि दूसरे ने काले सांप के सर को अपने दांतों में दबा लिया। काला सांप उलट पुलट कर खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगा था, मगर वो ऐसे उसे खींच रहे थे जैसे उसके 2 टुकड़े करना चाहते हों। अब काले के मुंह से अजीब तरह की फुनकारें निकल रही थीं और वो दर्द की तकलीफ से लोटपोट हो रहा था। न जाने मेरे दिल में रहम की परछाई कहाँ से टपक पड़ी। मुझे उस काले सांप पर तरस आने लगा। हालांकि सांप इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों सांप उसे बुरी तरह से नोच खसोट रहे थे और फिर मैंने कुल्हाड़ी को ऊंचा किया। पलक झपकते ही एक लाल सांप को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसने काले सांप के सर को छोड़ा और तड़प तड़प कर ठंडा हो गया और दूसरे ने काले के दुम से अपने दांत निकाले और फन उठाकर मेरी तरफ देखा। फिर फुनकार कर करीबी झाड़ियों में गायब हो गया। काले ने भी फन उठाकर एहसान भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर सर को हल्का सा हिलाया जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो और अपोजिट डायरेक्शन की झाड़ियों में गायब हो गया। वो सांप जिसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा था, उससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा लाल रंग का खून निकल रहा था, जैसे कि बकरा ज़बह किया गया हो। मैं घबरा गया और कुल्हाड़ी उठाकर तेज़ी से गधे के साथ हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर एक रात की बात है, मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। एक मर्दाना खुसफुसाहट सुनाई दी। कैसे हो अजनबी दोस्त? मैंने जल्दी से आंखें खोलकर इधर उधर देखा, मगर अपना वहम समझकर फिर आंखें बंद कर लीं। दोस्त, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। इस बार आवाज़ साफ सुनाई दी तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। यहाँ मैं बताता चलूँ कि मैं कमरे में अकेला ही होता था। कौन है? मैं पूरे कमरे को घूरने लगा। इस बात को छोड़ दो, ये बताओ कि तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? उसकी साफ आवाज़ मेरे कान से टकराई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस कैद से निकल जाना चाहता हूँ, मैं बेसब्री से बोला। तो ठीक है दोस्त, कल इसी वक्त तैयार रहना, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित तरीके से निकाल दूँगा। साथ ही उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मैं कई लम्हों तक सकते की हालत में उस आवाज़ की खोज में रहा। फिर जैसे होश में आ गया। मैं काफ़ी देर तक जहन पर जोर देकर उस अनदेखी आवाज़ के बारे में सोचता रहा। फिर मेरे जहन में आया कि उन डाकुओं में से किसी को मुझ पर तरस आ गया है और वो मुझे यहाँ से निकालना चाहता है और आसपास कहीं छुपकर मुझसे बात कर रहा है। दूसरी रात मैं चारपाई पर बिस्तर ठीक कर रहा था कि वही अनदेखी आवाज़ मेरे कान से टकराई। कैसे हो अजनबी दोस्त, और क्या जाने के लिए तुम तैयार हो? मैं ठीक हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। तो ठीक है दोस्त, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो, हमारे लिए एक लम्हा भी बहुत कीमती है। आवाज़ सुनाई दी। मगर वो डाकू, वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं कुछ डर सा गया। वो डाकू तो क्या, इस जंगल की कोई ताकत और कुवत तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। मगर तुम हो कौन और नज़र क्यों नहीं आ रहे? मैं कमरे में नज़रें दौड़ाकर जैसे उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा।
देखो दोस्त, मुझे देखने की कोशिश मत करो। मैं जैसा कहता हूँ उसी तरह करो। अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो। उसने कहा। ठीक है, मगर मुझे क्या करना है? मैं बोला। तुम दरवाज़ा खोलो और बाहर निकलकर जंगल की तरफ कदम बढ़ाओ। जंगल का नाम सुनकर मेरे पूरे वजूद में कपकपी पैदा हो गई और रोंगटे भी खड़े हो गए। मगर उसके कहे अनुसार मैं बाहर आ गया। बाहर गैलरी में कोई भी पहरेदार नजर नहीं आ रहा था और सारे कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं बड़े बड़े कदम उठाता हुआ बाहरी दरवाजे के पास पहुंचा और धड़कते दिल के साथ उसे खोलकर बाहर निकल आया। बाहर अंधेरे का राज था, मगर 14वीं के चाँद की रोशनी ने अंधेरे को कम कर दिया था। करीबी झाड़ियों में कीड़े मकोड़े बोल रहे थे। आसपास से गीदड़ों और बाकी परिंदों की आवाज़ों ने माहौल को और ज़्यादा डरावना बना रखा था। मेरा दिल जैसे बंद मुट्ठी में बंद था। डर से मैं लगभग कांपने सा लगा था और कदम आगे रखने से भी डर रहा था। देखो दोस्त, घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने दिल से डर निकाल फेंको, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और रुकने का सोचना भी मत। उसकी हिम्मत बढ़ाने वाली बातों ने मेरे दिल को हौसला दिया और मैं तेज़ी से आगे चल पड़ा। एक बात तो मैं जान गया था कि ये कोई भी है, इंसान हरगिज़ नहीं, कोई और ही चीज़ है। मेरे कदम तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। नीचे सूखे पत्तों की आवाज़ चरचरा रही थी। मैं उसी रास्ते पर चल रहा था जहाँ से अशफाक मुझे यहाँ लेकर आया था। भाई, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैंने चलते चलते कहा। हाँ हाँ दोस्त, मैं तुम्हें सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, वो मीठे लहजे में बोला। भाई, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। एक ही सांस में इतने सारे सवाल। वो हंसा। तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे जब तुम इस जंगल से निकल जाओगे। और हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा साहिबान, तुम्हारा सहारा सिर्फ रात का ये अंधेरा है और सिर्फ इसी अंधेरे में तुम यहाँ से निकल सकते हो। अगर सुबह हो गई तो तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। हो सकता है तुम्हें डाकू मार दें या फिर कोई और। इतनी बात कहकर वो खामोश हो गया। अब मैं लगभग भाग रहा था। अभी कुछ दूरी का रास्ता ही कटा था कि अजीब सा शोर उठा, जिससे माहौल और डरावना हो गया, क्योंकि कोई आदमी ऊंची आवाज में चीख चीख कर कह रहा था, अरे अरे, वो भागा जा रहा है, पकड़ो कोई उसे, जल्दी करो, वो जाने ना पाए। साथ ही एक साथ पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए की आवाज़ें गूंजने लगीं और कई अनगिनत कदमों की आवाज़ आने लगी। मैं तो जैसे कांप कर रह गया। मैं ये समझने लगा कि डाकुओं को मेरे फरार होने का पता चल गया है और वो मुझे पकड़ने के लिए भागे आ रहे हैं। भाई भाई, वो डाकू लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? मैं भौचक्का लहजे में बोला। वो डाकू नहीं हैं, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो और पीछे मुड़कर मत देखना, बस चलते रहो। उसके जवाब पर मैंने कदमों की चाल और बढ़ा दी। कुछ लम्हे बाद सारी आवाज़ें ख़त्म होती गईं तो मैंने भी इत्मीनान की सांस ली और रफ्तार हल्की कर ली। पगडंडी के साथ कुछ पेड़ बिल्कुल नज़दीक थे। जब मैं उनके नज़दीक पहुंचा तो कुछ लोगों ने पेड़ों से नीचे छलांगे लगा दी। वो डाकू थे जिनके हाथों में असलहा था। उन्हें देखकर मेरी रूह थरथरा उठी। उनमें से एक डाकू के हाथ में खंजर चमक रहा था। वो खंजर लहराता मेरी तरफ बढ़ा ही था कि उस अनदेखी चीज़ ने उसे उठाकर पेड़ों की तरफ फेंक दिया। दूसरे डाकू भागते हुए मेरी तरफ बढ़े, मगर मुझ तक आने से पहले वो सारे मुंह के बल गिर पड़े। उनके उठने से पहले किसी ने उन्हें उठाकर पेड़ों की तरफ फेंक दिया। अब सारे डाकू एक ही जगह पर एक दूसरे के ऊपर ढेर थे। अचानक जंगल की फिजा आसमान फाड़ती चीखों से गूंज उठी। उन डाकुओं के जिस्म आग के शोलों की लपेट में आ चुके थे। चलो जमाल, कमीनों ने बहुत देर करवा दी। अनदेखी आवाज़ सुनाई दी तो मैं आगे चल पड़ा। अभी मैं थोड़ा ही आगे आया था कि किसी सांप की ज़बरदस्त फुनकार सुनाई दी
तो डर से मेरे कदम जमीन पर जैसे गड़ गए। फिर मैंने देखा जमीन पर चांद की रोशनी में एक भयानक सांप फन उठाए अपनी लाल आंखों से मुझे घूर रहा था, और वो जबरदस्त तरीके से लगातार फुनकार रहा था, जैसे मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा हो। कि अचानक उसे किसी ने दुम से पकड़ा और जमीन पर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। कुछ लम्हों बाद उस सांप के कई टुकड़े हो चुके थे। चलो, आवाज़ आई तो मैं फिर चल पड़ा। मैं अच्छी तरह जान चुका था कि मेरी हिफाजत कोई अनदेखी चीज़ कर रही है। अब घने पेड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब घने पेड़ शुरू हो चुके थे। एक अजीब सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। फिर वो आवाज़ धीरे धीरे मक्खियों की भनभनाहट में बदल गई, जैसे करीब ही शहद की मक्खियों का छत्ता हो। भाई, ये कैसी आवाज़ है? मैंने पूछा, इससे पहले कि वो मेरी बात का जवाब देता। मक्खियों की भनभनाहट औरतों के झगड़े में बदल गई, जैसे कुछ औरतें मिलकर लड़ रही हों। कुछ दूर आगे पगडंडी पर, जहाँ पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, वहाँ 4 औरतें खड़ी थीं। जब उनके करीब जाकर देखा तो चारों जवान, खूबसूरत और दिलकश औरतें थीं। उनकी लड़ाई दिलचस्प और अजीब थी। एक कह रही थी कि मैं ज़्यादा खूबसूरत और जवान हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं ज़्यादा हसीन हूँ। वो चारों एक दूसरे पर अपने हुस्न और जवानी का रौब डाल रही थीं। दोस्त, अनदेखी आवाज़ सुनाई दी। अगर ये तुमसे बात करने की कोशिश करें तो इनकी किसी भी बात का जवाब ना देना, खामोशी रहना, बाकी का काम मेरा है। मैं खामोशी से उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। अरे पागल, हम इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे तो फैसला कैसे होगा कि हम में से ज़्यादा खूबसूरत और जवान कौन है? उनमें से एक बोली, क्यों ना हम इस अजनबी से पूछ लें? हाँ हाँ, ये ठीक है, सबने एक साथ कहा। ए अजनबी नौजवान, क्या तुम हमारा फैसला करोगे कि हम में से ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और जवान कौन है? उनमें से एक बोली। तो चारों मेरी तरफ देखने लगे। मैं चुप ही रहा। अरे बोलो ना अजनबी, चुप क्यों हो? एक बोली। अरे ये अजनबी बोलता क्यों नहीं? कहीं ये गूंगा तो नहीं? दूसरी बोली। तो फिर क्या करे? एक और बोली। करना क्या है, इसके बिल्कुल करीब जाकर देखते हैं, फैसला कैसे नहीं होता। पहली बोली तो सब ठहाका लगाकर धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मेरे अजनबी दोस्त ने मुझसे कह दिया था कि ये नज़र का धोखा है और कुछ नहीं, इसलिए मैंने आंखें बंद कर लीं। अरे आंखें क्यों बंद कर रहे हो? क्या हुआ? एक ने ठहाका लगाया। अच्छा ठीक है, अगर फैसला नहीं करना चाहते तो ठीक है, मगर अपने मन की प्यास ही बुझा लो। एक बोली। तो चारों हंसती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरी आंखें तो बंद थीं, मगर मैं ये महसूस कर रहा था कि वो मेरी तरफ बढ़ रही हैं। एकदम एक अजीब सी आवाज़ के साथ मुझे आंखें खोलनी पड़ीं। उन चारों औरतों के जिस्म हवा में टंगे हुए थे और वो बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थीं। अचानक उनका इंसानी जिस्म ढांचों में बदल गया, जिनको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब ढांचे धीरे धीरे हवा में ही एक दूसरे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो गए। अगले ही लम्हे उन ढांचों का वजूद धुआं बनकर हवा में घुल गया। दोस्त, डर तो नहीं लग रहा? अनदेखे दोस्त ने हंसकर पूछा। डर तो नहीं लग रहा, मगर मुझ पर हमला करने वाले हैं कौन? मैंने चलते हुए पूछा। थोड़ा सा सब्र कर लो, जब तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे तो सारा मामला तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वो फिर हंसा। अंधेरी रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी और मैं जंगल के बीचों बीच बनी उस पगडंडी पर तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ता चला जा रहा था। चांद की रोशनी मुझे रास्ता दिखा रही थी। बहरहाल मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता जा रहा था। आगे बढ़ो अजनबी, अनदेखी आवाज़ सुनाई दी तो मैं आगे को चल पड़ा। रुक जाओ अजनबी, आगे मत बढ़ना वरना जलाकर राख कर दूंगी। एकदम ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने सर घुमाकर अपने दाईं तरफ देखा।
वो एक इंतहाई खौफनाक डरावनी शक्ल वाली औरत थी जो मेरी तरफ भागी चली आ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थीं। रुक जाओ दोस्त, इसको भी सुन ही लेते हैं, अनदेखे दोस्त ने तंजिया अंदाज में कहा तो मैं रुक गया और उस औरत की तरफ देखने लगा। वो मेरे करीब कुछ कदमों पर आकर रुक गई। तू क्या समझता है कि यहाँ से बचकर निकल जाएगा? हरगिज़ नहीं, वो किसी शेरनी की तरह दहाड़ी। अब देख मैं तुझे कैसे फना करती हूँ। साथ ही उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला तो उसके मुंह से एक आतिशी गोला यानी आग का गोला निकलकर मेरी तरफ बढ़ा, मगर साथ ही कोयला बनकर नीचे गिर पड़ा। एक के बाद दूसरा उसने 6-7 गोले मेरी तरफ फेंके, मगर मैं सुरक्षित ही रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ कोई अनदेखी दीवार बनी हो। अपनी वार खाली देखकर वो चुड़ैल पागल सी हो गई और वो मुझ पर झपट पड़ी, मगर किसी ने उसकी टांगें पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया। उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन वो जल्द ही उठ खड़ी हुई, मगर उसका एक बाजू कंधे से अलग होकर एक तरफ गिर पड़ा और वो फिर से ज़मीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसकी चीख पुकार ऊंची होती ही जा रही थी। अब उसके वजूद के कई टुकड़े हो चुके थे। चलो दोस्त, आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी है। कुछ देर बाद पौ फूटने वाली है। अगर पौ फूट पड़ी तो मैं तुम्हें जंगल से निकाल नहीं पाऊंगा, फिर तुम्हारी मौत पक्की हो सकती है। अपने मेहरबान की बात सुनकर मैं आगे को चल पड़ा। जंगल का सफ़र अब कम रह गया था, वो भी खुदा खुदा करके ख़त्म होता जा रहा था। ठहरो दोस्त, अब ख़तरे की कोई बात नहीं, मेरे अनदेखे दोस्त की आवाज़ सुनाई दी तो मैं रुक गया। शुक्र है खुदा का, मगर अपने बारे में भी तो कुछ बता दो दोस्त, मैंने पूछा। और ये सब क्या था जो जंगल में पेश आया? क्या ये तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं? हाँ हाँ, क्या मैं अपने दोस्त को देख नहीं सकता? मैं बोला। अच्छा तो फिर देख लो। फिर मेरे सामने रोशनी का एक गोला नमूदार हुआ, यानी प्रकट हुआ, जिससे सुनहरे रंग की किरणें बिखर रही थीं। देखते ही देखते उसने एक बहुत ही अजीबो-गरीब इंसान का रूप धार लिया। उसने काले रंग का चोगा नुमा ड्रेस पहन रखा था, जिससे उसका सर भी ढका हुआ था। उसका चेहरा लंबूतरा और आंखें गोल अंगारा थीं। मुझे वो इंसान कम और सांप ज़्यादा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मुझे हैरत और डर के कई झटके लगे। हाँ दोस्त, अब बोलो। और यकीनन तुम्हारे दिमाग में सच्चाई जानने के लिए तूफान उठ रहा होगा। तो सुनो, कुछ दिन पहले जो तुमने 3 सांप लड़ते देखे थे, एक काले सांप को बचाने के लिए तुमने एक लाल सांप को ख़त्म कर दिया था। वो काला सांप मैं ही हूँ। मैं रात का शहज़ादा हूँ और रात में ताकतवर हूँ। काली रात में मेरी हुकूमत और मेरा इल्म चलता है। वो लाल सांप चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, सिर्फ दिन में उनका इल्म और ताकत चलती है। तुमने उनका एक साथी मारा था, वो मुझे मारना चाहते थे, मगर तुमने मुझे बचा लिया। फिर मुझे पता चला कि ये डाकू तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ रहने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरी रात में निकाल कर ले आया। वो बोला। मगर वो लाल सांप आपको मारना क्यों चाहते थे? मैंने पूछा। हमारी दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो इंसानों की समझ से परे हैं। बस यही समझ लो कि मैं उनकी सीमा में आ गया था और उनको ये बात बुरी लगी। इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता दोस्त। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी। अब तुम जाओ, तुम्हारी जीप में बहुत से पैसे और हीरे जवाहरात हैं। तुम इन हीरे जवाहरात को बेच करके कोई अच्छा कारोबार कर लेना। ऐश की ज़िंदगी गुजरेगी तुम्हारी। तुम आराम से अपने घर पहुंच जाओगे। यहाँ सड़क से एक बस गुजरेगी, तुम उसमें बैठ जाना, वो तुम्हें शहर ले जाएगी। फिर वहाँ से तुम अपने घर चले जाना, आगे तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दो, क्योंकि सुबह होने वाली है। उजाले में मेरी ताकत कमज़ोर हो जाती है। शुक्रिया कहकर मैंने उससे हाथ मिलाया और सड़क की तरफ कदम बढ़ा दिए। फिर मैंने सर घुमाकर अपने दोस्त की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर मुझे जाने का इशारा किया।
मैं वहाँ से सड़क पर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद एक बस आई तो मैं उसमें सवार हो गया और दोपहर के वक्त शहर पहुँच गया और शाम के वक्त अपने घर में मौजूद था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।